नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार साथियों। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू, भविष्य में बहुत काम आएगी। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरी हिम्मत को कम मत हांको। मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। अपने आप से ये वादा करो, इस दुनिया को, इस जनता को, इस भीड़ को दिखाओ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं टूटे धागों को भी जोड़ करके ख्वाब बुन लेता हूं। आई बात समझ में? तो अपने आप के अंदर हिम्मत रखो, जज्बा रखो, जोश रखो, जुनून रखो साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी हिम्मत को कम मत हांको। मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज की हम ये क्लास शुरू करने जा रही हैं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों हमारा टॉपिक चला था नागरिकता, सिटीजनशिप, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था कि भारत के अंदर नागरिकता के कैसे प्रावधान है। संविधान में भाग 2 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक कुल 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख किया है भारतीय संविधान के अंदर। ये बात आपके एकदम समझ में आ गई होगी, स्पष्ट आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे नागरिकता से संबंधित या उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता, जो आगे कंपटीशनों में आपके बहुत काम आएगा। इतना ही नहीं, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कि आरएस है, आईएएस है, उनको तो हो सकता है इससे ज्यादा भी पढ़ना होगा। मैं तो केवल जीके के आधार पे जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ना, उसी के आधार पे आपको ये महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे साथी लोग, वो ध्यान देना कि इससे भी ज्यादा उन्हें तैयार करना होगा नागरिकता का टॉपिक। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कहा जाता है आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 और हमारा संविधान, हमारा विधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद में। कहा जाता है कि नागरिकों के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बना था पहली बार। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेना। सबसे पहले नागरिकता संबंधी प्रावधानों को लेकर के कौन सा अधिनियम बना था? तो ध्यान देना, नागरिकता अधिनियम 1955। और कहा जाता है कि इसमें निम्न संशोधन हुए समय समय पर। गौर करो साथियों, और जो आपको याद भी होगा, हमारे पिछले वर्ष 2019 में जो एक अति महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम आया था, जिसका नाम था CAB। गौर करो साथियों, नागरिकता से संबंधित सिटीजन अपॉइंटमेंट बिल, जिसको लेकर के भारत में कितना उपद्रव हुआ था, ये तो आपने न्यूज चैनलों पे, न्यूज के अंदर, समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा। याद करो, सिटीजन अपॉइंटमेंट बिल जिसका नाम था। और जब ये पारित हो गया भारतीय संसद में, तो इसका नाम हो गया सिटीजन अपॉइंटमेंट एक्ट, अधिनियम बन गया। गौर करो, इनकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, जिसके ऊपर हम अगली क्लास के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे इन पे।
आज हम बात करें 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है ना, उसमें क्या प्रावधान रखे गए थे। अति महत्वपूर्ण, वैसे बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना, सिविल सेवा की जो तैयारी कर रही हैं उन्हें तो ये सभी विस्तार से देखने होंगे, है ना साथियों। बता दो हमारी क्लास से कैसी लग रही है आपको। भारतीय राज्य व्यवस्था समझ में तो आ रही है ना आपके अच्छी प्रकार से। हाँ साथियों, देखो सबसे पहले नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके या प्रकार हैं, इसे ध्यान देना। 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता अर्जित करने के कितने तरीके, 5 तरीके या 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है भारत में। यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रावधान किया था। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है पेपर सेटर के द्वारा, गौर करो साथियों। हां जी, देखो सबसे पहले जन्म से, अगर ये मानो कि माता या पिता में से एक भारतीय हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। आप कहोगे जो हमने पिछली क्लास के अंदर तो पढ़ा था कि भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, प्रारंभ हुआ, उस समय तो नागरिकता दे दी गई, वो प्रावधान कर दिए। उसके बाद में भी तो भारत की नागरिकता ली जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना आपके। नागरिक कौन होगा? जिससे व्यक्ति को राज्य में राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होंगे, वही कहलाएगा नागरिक। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि नागरिकता के ऊपर बहुत ही विशद विवेचन दिया था राजनीति विज्ञान के जनक पिता। कौन थे? बता दो। उन्होंने नागरिकता के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक के अंदर बहुत ही विस्तार से विवरण दिया है कि नागरिकता क्या होगी, किसे नागरिक माना जाए, किसको ना माना जाए, नागरिकता में कौन शामिल होगा, नागरिकता में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के जनक पिता किसे माना जाता है? बहुत बार जीके में पूछा भी जाता है। बता दो साथियों, राजनीति विज्ञान के जनक पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दूं क्या? हां जी, देखो कई प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, कई पहले ही पता है उनका कि जो कॉलेज में राजनीति विज्ञान विषय जिन्होंने ले रखा है उनका पढ़ा हुआ भी है। देखो मुस्कुरा रही हैं कि सर मट्टा जोर का है, सर बड़ा जोर का है। अरे बड़े तो जोर के ही होते हैं। सर्दी के मौसम में तो जो आप देखोगे बड़े हैं, पकोड़े हैं, ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं, है कि नहीं है? देखो कई मुस्कुरा रहे हैं और आज याद आ गए कि हाँ मम्मी आज हमारे बड़े बना लो। सर ने कहा कि बहुत बढ़िया गरम गरम सर्दी में खाने में अच्छे होते हैं, है ना? यही बात है ना साथियों, गौर करो। तो ध्यान देना, जो कि राजनीति विज्ञान का जनक है वो अरस्तु को माना जाता है पिता। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स, जिसके कई भाग हैं। उसके अंदर तीसरा जो भाग है, तीसरी जो पुस्तक लिखी है, उसके अंदर नागरिकता का विवेचन किया है अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने जो प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान के नाम से ही पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी, गौर करना। और कहा जाता है कि इसने 158 देशों के या आप कहोगे नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया था। 158 नगर राज्य
के संविधानों का अध्ययन करके ये मानो कि राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था, तभी तो इसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। ध्यान देना, जो कि इसने कहा था मास्टर साइंस है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? मास्टर साइंस कह करके पुकारा था अरस्तु ने। तो ये कुछ बातें नोट कर लेना। 158 नगर राज्य, जो कि उस समय देखा जाता था यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, उनके 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तब इसने ये मानो कि संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसी कारण तो इसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। और उसकी तीसरी जो पुस्तक है ना, उसके अंदर नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बताया कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो साथियों, कहने का मतलब है कि जन्म से माता या पिता में से एक भारतीय हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। आ रही ना बात समझ में? उसके बाद में नंबर 2, पंजीकरण से। कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराने से, रजिस्ट्रेशन से पहले 7 वर्ष रहना होगा। और यह भी ध्यान रखना कि वह अवैध प्रवासी न हो। रजिस्ट्रेशन करवाने से, कहने का मतलब 7 वर्ष यहां पे निवास करने के बाद, चाहे कोई भी विदेशी हो, और उसके बाद में वह रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद में देशीकरण से, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भारतीय भाषा के क्षेत्र में अगर वह अच्छे चरित्र वाला है और उसे भारत में 10 वर्ष रहने का हो गया है, 10 वर्ष रहने वाला हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। गौर करो, ये चीजें नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है साथियों। ध्यान दो कि कहां 7 वर्ष है, कहां पे 10 वर्ष है। चाहे वो विज्ञान में, कला में, भारतीय भाषा में अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्ति है, कोई भी वैज्ञानिक है, अमेरिका का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, वो भारत में आकर के काम करता है मान लो, और उसे 10 वर्ष हो गए रहते हुए, तो कहा जाता है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन वह अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। अच्छे चरित्र वाला होगा तो ही उसे नागरिकता दी जाएगी। हां जी। नंबर 4, वंश परंपरा से। ध्यान देना, माता या पिता के वंश के आधार पर भी ये मानो उसे भारत की नागरिकता अर्जित हो सकती है। प्राचीन समय में मान लो उसके माता का कोई वंश भारत से संबंधित हो या पिता का वंश भारत से संबंधित है, तो भी उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आ रहा क्या बात समझ में? यहां पर हम पढ़ रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके या प्रकार। उसके बाद में नंबर 5, जो कि भूमि अर्जन से। मान लो किसी भूमि क्षेत्र को अर्जित कर लिया, भारत में जीत लिया, भारत में मिला लिया, तो उनको भी तो नागरिकता दी जाएगी, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है भूमि अर्जन से किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर के, जैसे कि उदाहरण देख सकते हो सिक्किम जो राज्य है, तो सिक्किम नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई थी। किस आधार पे? भूमि अर्जन से। कहने का मतलब हमने सिक्किम के भूभाग को भारत में मिला लिया तो वहां के नागरिकों को, वहां के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। आ रही बात समझ में? इनको क्लियर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। देखो, हम नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में देख रहे हैं, भारत के अंदर क्या प्रावधान है। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रही हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं।
बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सब कुछ नहीं है। ये तो मैं बार बार ही कहता हूं, क्योंकि अपने आप में पारंगत कोई नहीं होता। ये तो मैंने पहले भी कहा है ना आपको। आ रहा है ना बात समझ में? बता दो साथियों, कैसी लग रही है आज वाली क्लास आपको? जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, आगे बढ़ोगे कैसे? इसलिए अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ साथियों। ये मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो समय बीता हुआ वापस कभी नहीं आता। ये तो आपने सुना ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, ध्यान दो, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है हमको। वक्त की कीमत को पहचान लो प्यारे विद्यार्थियों, वही मंजिल को पाता है। जो वक्त को पहचान लेगा वही अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। और खो देता है जो वक्त को, जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि ये वक्त बहुत बुरा है। वक्त ही हमें हंसाता है, वक्त ही हमें रुलाता है। जो वक्त की कीमत को पहचान जाता है वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी जो इतना मेरे को स्नेह सहयोग प्यार दे रही हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, जो मैं बीच बीच में आपको मोटिवेशन देता रहता हूं, लेकिन ये भी जरूरी है साथियों। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैंने सोचा है क्यों न मैं मोटिवेशन वीडियो अलग से बनाऊं, एक अलग अपना चैनल बना लेता हूं। क्या पता इसके अंदर तो हमारा ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल देखा जाता है स्टूडेंट है वो पढ़ाई वाले, जो अच्छी वीडियो है ना उनको तो कम लाइक करते हैं, और जो मोटिवेशन हंसी मजाक के कॉमेडी के होते हैं ना उनको ज्यादा लाइक करते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या मैं मोटिवेशन वीडियो के लिए अलग से चैनल बनाऊं, और ये हमारा केवल भारतीय राज्य व्यवस्था या ये कहो जीके हमारे एजुकेशन पढ़ाई से ही संबंधित हो? तो अपने विचार जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। कैसा रहेगा जब हम मोटिवेशन वीडियो का अलग चैनल बना लेते हैं, मोटिवेशन क्लासे में अलग, जो कि हो सकता है बहुत से विद्यार्थी उसे देखें। तो अपनी राय जरूर बताना मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो कई मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे ना सर ऐसे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, आप एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त करोगे। ऐसा मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों को विश्वास भी है कि होशियार जी सर का चैनल एक दिन सर्वोच्च शिखर पर जाएगा, उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। है ना साथियों? हंस दो एक बार, सही बात है ना? हाँ सर एकदम सही बात है। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं, क्योंकि होशियार जी सर जब हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हंसना जिंदगी की जरूरत है। अगर हंसोगे नहीं तो जिंदगी कैसे काटोगे? गुमसुम रह करके, मौन रह करके, शांत रह करके जीवन जीना अच्छा नहीं है। इसलिए मुस्कुरा कर जियो। क्या पता आपकी मुस्कुराहट से कई औरों को मुस्कुराहट मिले। अपने लिए भी और अपनों के लिए हंसते रहा करो हमेशा,
खुश रहा करो। ठीक है ना साथियों। हाँ जी, देखो आगे अब पढ़ लेते हैं। कई विद्यार्थी कहेंगे सर तो बीच बीच में बहुत कुछ बोल जाते हैं, पढ़ावे तो कोनी मट्टा जोरगा है, बड़ा सर है हमारा अच्छा, जो कि पढ़ावे कम और बात करे ज्यादा, है ना, यही बात है ना। हाँ साथियों, जो बताऊंगा वो आपको सॉलिड बताऊंगा और बहुत कुछ बताने की कोशिश भी करूंगा। ये मेरा दावा भी है और मेरा विश्वास भी है। चाहे आपसे मैं कितनी ही बातें कर लूं, रूबरू हो जाऊं, लेकिन आपके पास अच्छा मैटर भी तो पहुंचाता हूं, है ना। ये बात बता दो एक बार और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ और अपने फ्रेंड्स जो भी है आपका, उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, तो ये तो थे 5 प्रकार नागरिकता अर्जित करने के। अब देखो आगे, नागरिकता समाप्त होने के तरीके की नागरिकता खोएगा कैसे, उसकी नागरिकता समाप्त कैसे होगी, उसकी नागरिकता जाएगी कैसे। कईयों की नागरिकता समाप्त भी तो हो जाती है, खो जाती है, उसकी नागरिकता हटा दी जाती है। तो उसके लिए भी 3 प्रावधान है। सबसे पहले त्याग या परित्याग, एक ही बात है, एक ही बात है। ध्यान देना, जो कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, मन मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकते हो। ध्यान देना, आप विदेश में चले गए और आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हो अपनी स्वेच्छा से कि मैं भारत की नागरिकता नहीं रखूंगा, मैं विदेश में जाकर के विदेश की नागरिकता लूंगा, उस देश की जहां पे रह रहा हूं। तो ध्यान देना, त्याग या परित्याग से आप नागरिकता छोड़ सकते हो, उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, आगे देखो। नंबर 2, जो कि बर्खास्त या फिर खत्म करने या समाप्त करने पर, कि उसको बर्खास्त किया जा सकता है, समाप्त की जा सकती है, या आप कहोगे कि उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है अगर वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मान लो आप अमेरिका गए, छोटे क्यों बड़े देश ही जाए, जो जाना ही है। तो कहते ना कि मन के लड्डू मीठे किए जाए तो ज्यादा मीठे किए जाए। खुश होना बहुत जरूरी है जीवन में। इसलिए मान लो आप अमेरिका गए, किसी दूसरे देश गए, तो आपकी वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो यहां से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यहां की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है नागरिकता समाप्त करने का, कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो यहां की नागरिकता से नाम कट हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद में देखो आगे, नंबर 3, वंचित या फिर वंचित करने पर। कहने का मतलब आपने फर्जी तरीके से की हो नागरिकता। ये मान लो कि 5 वर्ष भारत में रहने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन उन 5 वर्ष के दौरान आपको 2 वर्ष की आपराधिक सजा हो गई जेल के अंदर, तो आपकी ये मानो नागरिकता नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता अर्जित की है, इसलिए कहते उसे वंचित कर दिया जाएगा कि भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि आप नागरिकता योग्य नहीं हो। आई बात समझ में? वंचित करने पर, फर्जी तरीके से अगर नागरिकता ग्रहण किए तो उसे वंचित कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? आई बात समझ में साथियों? तो इसे जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, उसके बाद में देखो आपको ध्यान में रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें निम्न संशोधन हुए। किस किस वर्ष संशोधन हुए? सबसे पहले 1957 में किया गया, उसके बाद में 1960 में संशोधन किया गया, उसके बाद में 1985 में किया गया, उसके बाद में 1986 में किया गया। गौर करो, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में 1992 में किया, उसके बाद में 2003 में किया, उसके बाद में
2005 में संशोधन किया, उसके बाद में 2015 में, उसके बाद में 2016 में, हालांकि वो मान्य नहीं किया भारत की जनता ने। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा 2019 में संशोधन अधिनियम लेकर के आती है। गौर करो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर निम्न वर्षों में संशोधन हुए थे और इसमें अति महत्वपूर्ण है 2019 में जो संशोधन हुआ था जिसका नाम था CAB, सिटीजन अपॉइंटमेंट बिल। फुल फॉर्म में ध्यान देना। और जब ये बिल पारित हो गया संसद में तब इसका नाम हो जाएगा CAA। नाम सुना होगा आपने, सिटीजन अपॉइंटमेंट एक्ट अधिनियम बन जाएगा, जिसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर विस्तार से देखेंगे। इसके अंदर क्या प्रावधान किया, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किन देशों को इससे वंचित रखा है। गौर करना साथियों, किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम क्लास अगली में चर्चा करेंगे। आपसे बात साझा करूंगा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ध्यान देना साथियों। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये 3 अति महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी फुल फॉर्म तैयार कर लेना और अगली क्लास में हम इनको विस्तार से देखेंगे। गौर करो साथियों, जो कि सबसे पहले NRI किसको कहा जाता है, ध्यान दो, NRI, दूसरा है PIO और तीसरा है OCI। अति महत्वपूर्ण है। अगर नागरिकता टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये तीनों तो जरूर पढ़ने होंगे, इसलिए इनकी फुल फॉर्म तैयार कर लेना और उसके बाद में इनके हिंदी में नाम क्या है और इनके प्रावधान क्या है वो हम अगले वीडियो में विस्तार से तीनों के अंदर अंतर करते हुए चलेंगे। किसको क्या अधिकार है, किसके लिए क्या प्रावधान है भारत के अंदर। गौर करना साथियों, जो कि कहा जाता है NRI, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिसे अनिवासी भारतीय कहते हैं, जो लंबे समय से विदेशों में रह रही हैं, है भारत के नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको कहा जाता है NRI। ध्यान दो साथियों। वैसे एक शब्द और भी आपने नाम सुना होगा जो कि NRC, ये नाम भी सुना होगा। गौर करो साथियों, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ध्यान दो, नागरिकों का एक रजिस्टर होता है जिसमें पंजीकरण होता है, उसे कहा जाता है NRC। जो कि सर्वप्रथम NRC बनाने वाला, लागू करने वाला राज्य होगा असम। ध्यान देना, सबसे पहले असम 1951 में NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, फुल फॉर्म है इसकी, और लागू करने वाला कौन होगा, असम होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गौर कर लेना मेरे साथियों। और 1951 में असम ने सबसे पहले ये रजिस्टर बनाया था, पंजीकरण किया था। ध्यान दो, तो यहां पे NRC है और यहां NRI है। ध्यान दो साथियों, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, इनको विस्तार से हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उसके आगे देखो आगे PIO। ध्यान दो, PIO जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि भारतीय मूल का व्यक्ति। 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वो नागरिकता में आता था। उसके बाद में वो विदेश में रहने लगा, बाद में वो वीजा लेकर के आता है, भारत का पासपोर्ट बना लेता है, तो वो व्यक्ति होते हैं
ऐसे गौर करना साथियों। तो इसलिए इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से 6 देश है, किनको शामिल किया, किनको नहीं, क्या अधिकार होंगे भारत के अंदर, इनको वो देखेंगे। उसके बाद देखो OCI जो कि ओवरसेस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक, ये बनेगी इसकी हिंदी। इन तीनों को विस्तार से देखेंगे साथियों, गौर करो, अति महत्वपूर्ण है। जो कि PIO कार्ड तो दिया गया था 2000 में भारत के अंदर, जो कि आप देखोगे 15 वर्ष के लिए ये मानो वीजा दिया जाता था, 15 वर्ष के लिए लाइसेंस या पासपोर्ट वीजा दिया जाता था भारत का। जबकि OCI है ना, उसका कार्ड 2005 में दिया गया था, जो कि लाइफ टाइम वीजा होता था। इसका जो वीजा है वो लाइफ टाइम मिलता था, भारत का पासपोर्ट वीजा, ध्यान देना। लेकिन कहा जाता है कि PIO को ध्यान देना कि 2015 में OCI में मिला दिया गया। अब आप देखोगे PIO नहीं है, ध्यान दो साथियों। इसके बारे में हम अगली क्लास के ऊपर अंदर विस्तार से देखेंगे। इन तीनों को ध्यान में रखना। तीनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फुल फॉर्म, और हिंदी में इनके नाम क्या है, इसे भी तैयार कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो कि नागरिकता से ही संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, अंतिम क्लास होगी नागरिकता की, जो हम 3 भागों में देख रहे हैं, 3 पार्टों में देख रहे हैं नागरिकता संबंधी टॉपिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर करो साथियों, कुछ समझ में आया होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके कौन कौन से, किन के आधार पे मिलेगी। उसके बाद में नागरिकता समाप्त होने के तरीके कौन कौन से, किन आधारों पर नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, गौर करो साथियों। और उसके बाद में 1955, इसमें निम्न संशोधन हुए, कब कब हुए ये, और इसके अंदर अति महत्वपूर्ण होगा 2019 में जो हुआ था, इसे जरूर तैयार कर लेना, जो बहुत बार पूछा जाता है। और कल हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। पल्ले पड़े हैं न, ठीक है, समझ में आ रहे ना। आज वाली क्लास एकदम रोचक, बहुत बढ़िया, मजेदार, गजब लग रही है ना, मजे आ गए ना आज वाली क्लास के अंदर, बता दो। देखो कई प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, कसर देखो जोश मारे, आज तो बेरो को नहीं के करेगा। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी करेंगे मेरा नाम ऊंचा, कि हमने होशियार जी सर से भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी थी, और आज देखो हमने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। उस दिन तो याद करोगे ना मेरे को। हाँ साथियों, इसलिए इसे जरूर ध्यान रखना। और अरस्तु कौन है, राजनीति विज्ञान का जनक या पिता, फादर है, ध्यान देना। और कितने नगर राज्य के संविधानों का अध्ययन किया था, 158 का। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, पॉलिटिक्स, और उसी के अंदर नागरिकता का उल्लेख किया है। और उसके बाद में NRC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो कि सबसे पहले किसने बनाया, असम ने बनाया, 1951 में बनाया, ठीक है। तो आज हमने देखा। और उसके बाद में NRI की फुल फॉर्म क्या होगी, PIO की क्या होगी, OCI की क्या फुल फॉर्म होगी। PIO कार्ड कब मिला था भारत में, तो 2002 में मिला था, जबकि OCI कार्ड 2005 में, जबकि PIO को OCI में कब मिलाया, 2015 में मिला दिया था। नोट करना, अति महत्वपूर्ण बातें है साथियों, ठीक है ना साथियों। तो इसे जरूर तैयार कर लेना कि PIO कार्ड योजना भारत में कब शुरू हुई, 2002 में, जबकि
OCI कार्ड योजना कब शुरू हुई भारत में? 2005 में। और उसके बाद में धारणा PIO को OCI में कब जोड़ा गया? 2015 में। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। PIO को कब समाप्त किया गया? 2015 में समाप्त किया गया साथियों, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। लगी ना आज वाली क्लास आपको बहुत ही मजेदार आ गई। अब तो बात समझ में कि नागरिकता क्या है, उसको अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं और नागरिकता को समाप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। क्लियर है ना। तो साथियों अंत में फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, मेरी हिम्मत को कम मत हांको। मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो, ईमानदारी से अपना कार्य, अपनी मेहनत करते जाओ। एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा साथियों। जो मैं कहता हूं ना, ये वक्त, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, जो कि आपको घर में सुरक्षित रह करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अब न तो कोई कोचिंग, न कोई कॉलेज, न कोई बाहर के बाजार में जाना है। गौर करो साथियों, ये वक्त चाहे वो BA सेकेंड ईयर या आप कहोगे BA फाइनल या MA के अंदर या UG PG जो भी सब्जेक्ट है उनके पास जो भी शंकाएं हैं उनमें वो अच्छी अपनी तैयारी पकड़ कर सकते हो और आगामी भविष्य में जो भी कंपटीशन दे उसमें वो सफल हो सकते हैं। तो इसलिए वक्त की, टाइम की, समय की कदर करो प्यारे विद्यार्थियों, ये वापस नहीं आएगा। जो मैं कहता हूं ना, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखलाता है। वक्त की कीमत को जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है वक्त, खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता है। यह समय दोबारा नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अच्छी से अच्छी मेहनत अभी करते हुए चलो, तभी तो हम सफल होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहो, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। ओके साथियों, राधे राधे, जय भारत, जय हिंद।